नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पहले राहुल गांधी और फिर उसके बाद सोनिया गांधी और अब ईडी का जो शिकंजा है दरअसल ममता बनर्जी के मंत्रियों तक पहुंच चुका है। आज जो है ममता बनर्जी के मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहानी वही सेम है, लेकिन सवाल ये है, जो अहम सवाल है कि आखिर जो है ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई क्यों कर रही है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष ऐसा कह रही है। दूसरी बात, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ममता बनर्जी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अबरार का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि विपक्ष भी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है और ये कहती भी रही है कि दरअसल बीजेपी के इशारों पर जो है जाँच एजेंसियाँ काम कर रही हैं और चुन कर जो है विपक्ष के नेताओं को जो है एक तरीके से यूँ कहें कि उन्हें जो है परेशान किया जा रहा है। कल आपने देखा कि सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है पूरी दिल्ली पे जो है प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि कई सारे ट्रेन और बस को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया। सबसे पहले तो इस पे रुके कि क्या वाकई में विपक्ष सही कह रहा है, क्या विपक्ष वाकई में कह रहा है कि बीजेपी के इशारों पे जो जांच एजेंसियाँ, चाहे ईडी हो या सीबी हो, तमाम चीज़ें नाच रही हैं। विपक्ष के इस सवाल पे आपका क्या रुख है? देखिए, विपक्ष का जहाँ तक आरोप है ईडी को लेकर के जो दुष्ट एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है उसका विपक्ष के तमाम नेताओं के ख़िलाफ़, तो कहीं ना कहीं इस बयान में जो है वो सच्चाई झलकती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप महाराष्ट्र की बात कर लें, संजय राउत को सरकार गिरने के बाद ईडी का समन जाता है, फिर उसके बाद सोनिया गांधी से लेकर के और भी जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी, उनके ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और उनको कहीं ना कहीं जो सरकार के ख़िलाफ़ जो एक बयानबाजी की जाती है विपक्ष के उन चुनिंदा नेताओं के द्वारा, तो ईडी का इस्तेमाल करके उनको एक तरीके से चुप कराने की जो एक कोशिश है वो केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। ये सारे आरोप में कहीं ना कहीं दम इसलिए नज़र आता है कि लगातार जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सही है। एग्जैक्टली यानी कि जिस तरीके से 2014 के बाद से विपक्ष के नेताओं को चुन कर जो है, चाहे वो बुलडोजर चलाया गया हो या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया हो या ईडी का शिकंजा भेजा गया हो, ये तमाम चीज़ें वाकई में सवाल खड़े तो करता है। लेकिन अबरार, मेरा एक सवाल ये भी है ना कि अगर ये तो विपक्ष का एक पक्ष था जो मैंने आपके सामने रखा, अगर वही बीजेपी के पक्ष को रखा जाए तो उनके मंत्री, उनके नेता कह रहे हैं भाई कानून अपना काम कर रही है, तो आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? आप जो है यहाँ पे ईडी जो है वो तो अपना कानून काम कर रही है ना, उस पर आप बीजेपी को क्यों पकड़ रहे हो? तो क्या जो बीजेपी का जो पक्ष है उनका जो रुख है, क्या वो भी सही है अपनी जगह? देखिए, बीजेपी का जहाँ तक कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, सही बात है, लेकिन कानून उसी समय में अपना काम करना क्यों शुरू करता है जब विपक्ष के किसी नेता के द्वारा बयान दिया जाता है केंद्र सरकार के ख़िलाफ़, भाजपा सरकार के ख़िलाफ़, तभी जो ईडी और सीबीआई जो है वो एक्टिव क्यों हो जाती है? ये सारे मामले जो है कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा करते हैं कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का जो है गलत इस्तेमाल कर जो विपक्ष के नेता है उनके ऊपर दबाव बना करके अपने लिए एक तरीके से रास्ता साफ करना चाहती है और कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने की एक कोशिश है। अबरार ने ये जो इस शब्दों का इस्तेमाल किया कि दरअसल डराया जा रहा है, दहशत फैलाया जा रहा है, इससे अबरार ये सवाल है कि विपक्ष को फ़ायदा क्या हो जाएगा? आप लोग भी बोलते हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष को डराया जा रहा है और उससे जो है बीजेपी को जो है डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। ये मुझे बताइए ना, इससे बीजेपी को फ़ायदा क्या है? उनसे क्या हो जाएगा? चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, इससे फ़ायदा बीजेपी को होगा क्या? देखिए, जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि अगर किसी के ऊपर दबाव बनाया जाता है किसी तरीके का, तो जो चुनाव आते हैं जिस तरीके से हमेशा इतना बड़ा हमारा देश है तो कहीं ना कहीं जो चुनाव में वो होते रहते हैं इलेक्शन का। बिल्कुल, अगर आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखा जाएगा, कहीं फंसा करके रखा जाएगा, तो फिर आप पूरी तरीके से अपने चुनाव प्रचार को जो है एक तरीके से अपना पूरा दमखम नहीं लगा पाएंगे और कहीं ना कहीं उस वजह से जो आपकी पार्टी को वो नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। बिल्कुल। बीजेपी के मंत्री हैं जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले वो जो हैं कांग्रेस में थे लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दिया, उन्होंने बगावती तौर अपनाकर बीजेपी में शामिल हो गए। वो दरअसल कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सच्चाई आज देश के सामने आया है, उनके मंत्रियों का जो कच्चा चिट्ठा है वो देश के सामने आया है। आज कितने भ्रष्ट हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, वो आज देश के सामने आया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान ये सही है? एक बयान मैं आपको याद दिला दूँ अबरार, योगी के मंत्री जो हैं दिनेश खाटर साहब, उन्होंने
उसमें उन्होंने भी अमित शाह को चिट्ठी लिखा, भ्रष्टाचार को लेकर जो है साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी के मंत्री भी जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, अपनी तकलीफ़ें बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर तो ईडी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब यही जो ईडी है, जहां ममता या विपक्ष के किसी नेता का थोड़ा सा सुराग मिलता है, ये कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे, क्या वही आरोप योगी के मंत्री पे भी बोलेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है तो वो उन्होंने खुद ही बगावत करके एक तरीके से अपना पलड़ा बदल करके दूसरे सरकार में शामिल हो गए हैं। और अगर ममता बनर्जी की जहाँ तक वो बात करें भ्रष्ट होने की, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार आक्रामक रुख अपना करके केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार जो है उनसे नाराज़ है। और उनमें जो बैठे हुए बड़े बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से विपक्ष के तौर पर दबाने की कोशिश है। अगर अभी आप वर्तमान स्थिति में देखें तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी आपको विपक्ष के उस मुखर चेहरे में नज़र नहीं आएंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी अपनी बात रखती हैं। और लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो देश के, उनको ललकारती हैं। और वही बात कर लें, अभी अगर राष्ट्रपति चुनाव में जो उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ उनको उम्मीदवार बनाया गया। और उनके जो एक तरीके से ताल्लुकात है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी से किस तरीके के थे वो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा जिस तरीके से उनके ताल्लुकात रहे। और खटास एक तरीके जो थी वो एक तरीके से उस मामले को दर्शा रहा है कि एक राज्यपाल किसी प्रदेश का होते हुए भी वो राज्यपाल किस तरीके से बयानबाजी कर रहा है। और उसमें एक तरीके से ममता बनर्जी की ओर से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादती हुई है। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त अभी विपक्ष के एक मुख्य चेहरे के तौर पर उभर करके सामने आ रही है, नेतृत्व के तौर पर सामने आ रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, वो उन पर इन तरीक़ों को अपना करके कहीं ना कहीं उनके नेताओं को जेल में डाल करके उनकी सरकार को कमज़ोर करने की जो है एक कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपने जिक्र कर दिया है, तो एक सवाल मेरा ये आ रहा है वहाँ से, और वो सवाल बहुत लाजमी है और अहम सवाल भी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उतारती हैं तो भी पक्ष को ऐतराज़ होता है कि इस वक्त जो है आदिवासी के नाम पर वोट बटोरा जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिस जगदीप साहब का आपने जिक्र किया, उनको जब उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो भी जो है विपक्ष को ऐतराज़ होता है। विपक्ष के कहे जाने पर या विपक्ष की मंशा के अकॉर्डिंग थोड़ी ना बीजेपी काम करेगी। ममता बनर्जी के खिलाफ अगर वो बोल रहे तो इसका मतलब तो नहीं कि जगदीप साहब गलत हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में उसमें खड़ा करने से आपत्ति क्यों है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष की आपत्ति हो सकती है, आइडियोलॉजी के हिसाब से राजनीतिक विचारधारा होती है हर पार्टी की अलग अलग। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपत्ति दर्ज कराने से आपको चुनाव में जीत नहीं मिलती है। इससे बेहतर ये होता है कि अगर आप उनकी रणनीतियों से कुछ सीख करके अपने अंदर कम से कम एकजुटता पैदा करें और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कम से कम पूरा समर्थन विपक्ष के तौर पर दें, ताकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो आपकी प्रत्याशी है मार्गरेट एल्वा, उनको कम से कम उपराष्ट्रपति के पद पर आप विराजमान करवा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अबरार की बातों को सुनकर तो एक ही चीज़ समझ में आया, और जिस तरह से विपक्ष भी कह रहा है कि भले ही ये ईडी की कार्रवाई है, लेकिन दरअसल बीजेपी जो है अब इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर ऐसी कार्रवाई करी। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को, इल्ज़ामों को खारिज कर रही है, वो साफ शब्दों में कह रही है कि दरअसल कानून अपना काम करे। देखते हैं कि पहले जो है कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब टीएमसी का खेल शुरू हो गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।